नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। इन दिनों यूपी में धमाकों की खबरों से खलबली मच गई है। बुधवार को कानपुर में एक दुकान के पास जबरदस्त धमाका हुआ। 8 लोग इस धमाके में घायल हो गए। वजह थी अवैध पटाखे। बीती रात अयोध्या में एक मकान में धमाका हुआ और 6 लोगों की मौत हो गई। यहां भी धमाके की वजह अवैध पटाखे की तरफ ही इशारा कर रही है। और ये जो तीसरी तस्वीर आपके सामने है वो वाराणसी की है, जहां अवैध पटाखों की खेप पकड़ी गई। अवैध पटाखों का यह बढ़ता कारोबार यूपी पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। पहले आपको अयोध्या की खबर दिखाते हैं। तो कल शाम एक मकान में जबरदस्त धमाका हुआ। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी का पूरा जो मकान है वो जमींदोज हो गया। यह भी सामने आया कि एक नहीं 2 ब्लास्ट हुए थे। पुलिस ने शुरुआती जांच में सिलेंडर ब्लास्ट की बात कही है, लेकिन अब सवाल यह है कि फिर दूसरा ब्लास्ट कैसे हुआ? कहीं इसमें अवैध पटाखों से जुड़ा कोई एंगल तो नहीं है? आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। अभी चल अयोध्या में गुरुवार शाम एक मकान में धमाके की खबर आई। बताया गया कि धमाका इतना जोरदार था कि मकान की छत उड़ गई। पूरा घर जमींदोज हो गया। जैसे ही पता चला, स्थानीय अधिकारी जांच के लिए पहुंचे और तभी ये दूसरा धमाका हुआ। अभी चल ये टूटी हुई छत देखिए, पूरा लेंटर गिर गया है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह धमाका कितना जोरदार रहा होगा। टिन शेड, घर का सामान, सब कुछ जमींदोज हो गया। मकान का मलबा हटाने के लिए 2 जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। शुरुआत में ये मामला सिलेंडर ब्लास्ट से जुड़ा लगा, लेकिन जब ये दूसरा धमाका हुआ तो अधिकारियों को भी समझ नहीं आया कि दूसरा धमाका कैसे हुआ। शुरू में हादसे में 5 लोगों की मौत की बात सामने आई, लेकिन जेसीबी जब मलबा हटाने का काम कर रही थी तो एक और शव बरामद हुआ और हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई। मृतक राम कुमार गुप्ता की पत्नी की मौत के बाद उसने दूसरी शादी की थी। ये शव राम कुमार की दूसरी पत्नी का बताया जा रहा है। इस बीच में अचानक जब ये सामने जेसीबी जो लगी हुई है, इस जेसीबी से मलबे की खुदाई हो रही थी तो अचानक वो डेड बॉडी मलबे के नीचे दबी हुई मिली है। तो ये माना जा रहा है कि ये जो छठी डेड बॉडी है ये दूसरी पत्नी की है, यानी मृतक राम कुमार गुप्ता की दूसरी पत्नी। प्रशासन का कहना है कि ब्लास्ट की वजह सिलेंडर फटना हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिलेंडर ब्लास्ट था तो दूसरा ब्लास्ट कैसे हुआ? आप बताओ। जब दूसरा धमाका हुआ तो जाहिर है कि सिलेंडर या कुकर एक बार फटेगा, 2 बार नहीं। ऐसे में आशंका है कि राम कुमार गुप्ता और उसके घर में जो मौजूद कर्मचारी थे ये किसी न किसी तरह का कोई अवैध काम कर रहे थे। संभवतः अवैध तरीके से पटाखे बनाने का काम कर रहे थे। इस ब्लास्ट से जुड़ी एक और बात सामने आई। राम कुमार गुप्ता जिसके घर पर ब्लास्ट हुआ, करीब 1.5 साल पहले भी उसके घर पर एक ब्लास्ट हुआ था। तब उसकी पत्नी, माँ और गांव की एक बच्ची की मौत हुई थी। तब भी उसका घर ध्वस्त हो गया था। उसके बाद राम कुमार गुप्ता ने गांव के बाहरी छोर पर एक दूसरा मकान बनाया। गांव वालों का कहना है कि वो पटाखों से जुड़ा अवैध काम करता था। अब गुरुवार को फिर से उसके घर में ब्लास्ट हुआ तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ये मामला अवैध पटाखों से जुड़ा तो नहीं? जो राम कुमार गुप्ता इस धमाके में मारा गया, उसी के घर में करीब 1.5-2 साल पहले एक धमाका हुआ था और ये वो घर है। आप देखिए, अभी भी उस घर का मलबा यहाँ पड़ा हुआ है। पगला भारी गांव है ये, और इस गांव में अंदर जब राम कुमार अपने परिवार के साथ रहता था तब यहाँ ब्लास्ट हुआ। बताया गया कि सिलेंडर ब्लास्ट है, जिसमें राम कुमार गुप्ता की पत्नी, माँ और गाँव की एक बच्ची, 3 लोगों की मौत हुई थी। शादी ब्याह में पटाखा बेचता था। हाँ, शादी ब्याह में वहाँ जे मतलब जे कहा रहा तो हाँ। तो देखिए, जो पटाखे की थ्योरी है वो कैसे सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस
जो गिरा हुआ मकान है, जो राम कुमार गुप्ता का पहला मकान था, इस मकान के ठीक पीछे रहने वाली महिला बता रही हैं कि शादी ब्याहों के मौसम में ये पटाखे का कारोबार भी करते थे। ये जो घटना है, इस घटना से लगभग 1.5 साल पहले इसी अयोध्या में राम कुमार गुप्ता के ही घर में एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें राम कुमार गुप्ता की पत्नी, माँ और गांव की एक बच्ची, लगभग जिसकी उम्र 18 साल थी, ये 3 लोग मरे थे। तो 1.5 साल पहले जो घर था गांव के अंदर सामने की तरफ, उस घर में धमाका हुआ, 3 लोग मारे गए। उसके बाद जो राम कुमार गुप्ता है, उसने गाँव से बाहर आकर के इस जगह पर अपना एक घर बनाया और यहाँ रह रहा था। इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, अयोध्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को अथाह दुख सहन करने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। कानपुर में बुधवार को हुए पटाखे के ब्लास्ट के बाद अयोध्या में हुआ धमाका साजिश की आशंका को भी जन्म दे रहा है। पुलिस भले प्राइमरी जांच के आधार पर सिलेंडर ब्लास्ट का दावा कर रही हो, लेकिन अगर इसमें पटाखा या अन्य वजह सामने आती है तो निश्चित तौर पर ये घटना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती बन सकती है। बड़ा सवाल कि दिवाली नजदीक आ रही है, तमाम सारे नियमों के बावजूद जो अवैध पटाखों का धंधा है वो छोटी छोटी जगहों पर, घरों के अंदर हो रहा है और इस पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। अयोध्या से अपने सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। बुधवार शाम को एक धमाका कानपुर में भी हुआ था, जिसका पूरा ताल्लुक अवैध पटाखों से जुड़ा था। एक दुकान के पास हुए इस धमाके में कई लोग घायल हो गए थे। पास रखी स्कूटी भी तहस नहस हो गई थी। जब जांच हुई तो पता चला कि 1 क्विंटल से ज्यादा बारूद इस इलाके में रखा गया था। अवैध पटाखों के चल रहे धंधे पर अब पुलिस कड़ी कार्रवाई में जुट गई। कानपुर का मिस्री बाजार इलाका। बुधवार शाम को यहां एक दुकान के सामने धमाका हुआ। धमाके की आवाज काफी तेज थी। आसपास अफरा तफरी मच गई। इस धमाके से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक महिला बुरी तरह झुलस गई। उसके कपड़े जल गए थे और आसपास के लोगों ने उसके ऊपर चादर ढककर उसे अस्पताल पहुंचाया था। सामान लेने आए थे वेस्टर्न रोड में। इस धमाके में 8 लोग घायल हुए, जिनमें से 4 की हालत अब भी गंभीर है। पुलिस ने किसी आतंकी हमले की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन पुलिस की चिंता और चुनौती तब बढ़ गई जब इस धमाके की जगह से कुंटलों में पटाखों से जुड़ा बारूद बरामद हुआ। करीब 3 क्विंटल बारूद इस रिहायशी इलाके में होना कितना खतरनाक हो सकता है, ये सोचकर प्रशासन के होश उड़ गए। लगातार कई जगह छापेमारी की गई और जांच में ये सामने आया कि ये ब्लास्ट अवैध पटाखों के चलते हुआ। कानपुर पुलिस ने पटाखों के गोदाम के मालिक इकरार को गिरफ्तार कर लिया है। इकरार के गोदाम से ही बिलाल की दुकान में पटाखे आए थे और बिलाल की दुकान के सामने ही ये धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक बिलाल की खिलौने की दुकान है, लेकिन वो अवैध तरीके से पटाखे बेच रहा था और इसका अंजाम ये हुआ कि इस धमाके में कई लोग घायल हो गए। इलीगल एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं। पटाखे के लाने ले जाने में उस स्कूटी का प्रयोग हो रहा था और जैसा कि मैंने बताया कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि वो आदमी स्वयं इन्वॉल्व था जिसके यहाँ विस्फोट हुआ। तो उनका यही कनेक्शन है कि दिस स्टोलन स्कूटी वाज बीइंग यूज्ड फॉर कैरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलीगल विस्फोटक। जिस गोडाउन से इस दुकान में पटाखे आए थे उसके मालिक इकराम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अपने इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है क्योंकि उन पर यह आरोप है कि यहाँ पर जिस तरह से अवैध तरीके से पटाखे बिक रहे थे, इन लोगों ने अनदेखी की और जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। तो 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। एसीपी को यहाँ से हटा दिया गया है, जो लोकल एसीपी हैं, और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। पटाखों से हुए ब्लास्ट के बाद कानपुर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। अवैध पटाखा बेचने वालों को पकड़ा जा रहा है। इस घटना के बाद से अब तक 50 लाख कीमत के 80 क्विंटल पटाखे बरामद किए जा चुके हैं
और इससे कई लोग गिरफ्तार हुए। कानपुर पुलिस है वो इस पूरे मामले में जबरदस्त एक्शन में है और पुलिस कानपुर में तमाम जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है और जितने भी लोग अवैध तरीके से पटाखे बेच रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और पटाखे जब्त किए जा रहे हैं। कानपुर पुलिस अभी तक करीब 80 क्विंटल पटाखे बरामद कर चुकी है जिनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है और इस मामले में 20 लोगों को करीब गिरफ्तार किया गया है। घटना के वक्त जो स्कूटी वहां खड़ी थी वो चोरी की थी। इस स्कूटी का इस धमाके से क्या कनेक्शन है, पुलिस इसे लेकर भी जांच में जुटी है। ब्लास्ट के इमीडिएटली बाद हम लोगों ने करीब 18 लोगों को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया। उसमें से हम लोगों ने जो निर्दोष पाए गए उन लोगों को छोड़ दिया। 7 लोग हमारी कस्टडी में हैं। वो जो शॉप ओनर था जहाँ पे वो विस्फोटक रखा था, जहाँ मेन ब्लास्ट हुआ, वो हमारी हिरासत में है। और वो जो लड़का उनके साथ का जो गाड़ी पे जो संदिग्ध स्कूटी थी वो भी गिरफ्त में है, प्लस एक जो स्टॉकिस्ट था वो भी हमारी गिरफ्त में आ चुका है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें स्कूटी को चलाता हुआ बिलाल जो दुकान का मालिक है उसका छोटा भाई अहमद मितालिब दिखाई दे रहा है। उसके पीछे एक और लड़का बैठा हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चोरी की स्कूटी इसी दुकान का जो मालिक है उसका छोटा भाई चला रहा था। वो स्कूटी किस तरह से चोरी हुई थी, वहाँ से 2023 में स्कूटी चोरी हुई थी। तो ब्लास्ट से इस चोरी की स्कूटी का पूरा कनेक्शन क्या है, इसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। अवैध पटाखों के चल रहे इस कारोबार ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। त्योहार से पहले अवैध पटाखों की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। रिहायशी इलाकों में कुंटलों में पटाखों से जुड़े बारूद बरामद हो रहे हैं जो इतने खतरनाक हो सकते हैं कि कई लोगों की जान पर बन सकती है। कानपुर में बीच बाजार में हुए इस ब्लास्ट से और भी खलबली मच गई। पुलिस फिलहाल कड़े एक्शन में है और अवैध पटाखों का धंधा करने वालों पर शिकंजा कस रही है। कानपुर से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में आज जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई थी। बरेली हो, मुजफ्फरनगर हो समेत कई जिले जहां पर प्रशासन सतर्क था। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए पूरी तरह प्रशासन तैयार था। और अच्छी और राहत की बात यह रही कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको भी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में आज जुमे की नमाज को लेकर जगह जगह फिर अलर्ट जारी किया गया था। यूपी के अलग अलग शहरों में पुलिस का कड़ा पहरा था। मस्जिदों के बाहर सुबह से ही पुलिस तैनात थी और आई लव मोहम्मद पर खास निगरानी रखी गई थी। आई लव मोहम्मद के पोस्टर और होर्डिंग को लेकर बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद प्रदेश सरकार काफी सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान और बाद में भी सभी संवेदनशील जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया था। इसके बाद से इन जिलों में सुरक्षा चाक चौबंद थी और जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो गई थी। आज भी उसी निर्देश का पालन करते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क था और बिना किसी दिक्कत के जुमे की नमाज शांति से पढ़ी गई। बरेली में मिलीजुली आबादी वाले संवेदनशील जिलों में अलर्ट के तहत अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। बरेली में हुए बवाल के बाद खास सतर्कता बरते जाने के निर्देश थे। सभी गतिविधियों पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर है। इस दौरान सेक्टर स्कीम लागू की गई थी। जिले में अब भी भारी पुलिस बल फोर्स तैनात है। धर्मस्थलों के पास सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। पुलिस टीमों को सख्त निर्देश था कि वो लोग सक्रियता से ड्यूटी करें। कंट्रोल रूम से पूरी निगरानी की जाएगी। अधिकारी भी इलाके में गश्त करेंगे। जिले में दूसरे जिलों के 4 एएसपी, 4 सीओ, 40 इंस्पेक्टर और 700 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद 15 दिन बीत चुके हैं और 15 दिन बीतने के बाद यहाँ आज फिर जुमे का दिन है और हम मौजूद हैं चौकी चौराहे पे। यहाँ पे ये मस्जिद है और मस्जिद में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी गई। उसके अलावा सभी जगह यहाँ पुलिस मौजूद रही है। चप्पे चप्पे पे पुलिस रही। 5200 पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे। उसके अलावा 7 पीएसी की कंपनियां और एक आरआरएफ की कंपनी भी यहाँ मौजूद रही और बाजार भी खुले हैं। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि बरेली में हिंसा करने वालों पर सख्ती जरूरी थी। हिंसक तत्वों पर कार्रवाई की गई। कानपुर में भी अफवाहों पर रोक लगाई गई। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट के बीच संभल में भी आज जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। जिला प्रशासन और पुलिस की कड़ी निगरानी में शाही जामा मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में नमाज अदा की गई। सुरक्षा व्यवस्था के तहत शाही जामा मस्जिद के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पूरे क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी से की गई। संभल में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से जामा मस्जिद पर अदा की गई। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो संभल प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए थे और इन तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं और ड्रोन कैमरे से प्रशासन ने कड़ी निगरानी रखी थी। नमाजियों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करने के बाद जामा मस्जिद से नमाजी बाहर निकले और अपने अपने घर चले गए थे। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश पर जनपद के कई थानों का पुलिस फोर्स तैनात किया गया था और आरआरएफ के जवान भी तैनात किए गए थे। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे से कड़ी निगरानी की जा रही थी और जो संभल के पुलिस फोर्स है, संभल के जो सीओ है, उनके द्वारा कस्बे में फ्लैग मार्च किया गया था। लोगों को जानकारी दी गई कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करें। देश भर में आई लव मोहम्मद पोस्ट से जुड़े विवाद के मद्देनजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संवेदनशील जिला मुजफ्फरनगर भी जुमे की नमाज को लेकर पूरी तरह सतर्कता पर था। जिला प्रशासन और पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की हुई थी। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों से हवाई निगरानी की जा रही थी और सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी गई। पहले भी सिविल लाइंस, खालापार, नई मंडी और मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस ने पैदल मार्च और फ्लैग मार्च निकाला था और आज भी पुलिस बल पूरी तरह सतर्क था। मुजफ्फरनगर में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न कराई जा चुकी है। बरेली में हुई हिंसा को लेकर आज भी पूरे प्रदेश में अलर्ट था। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासनिक के अधिकारी लगातार सड़कों पर उतरकर फ्लैग मार्च कर रहे थे। वहीं जो धर्मगुरु है उनसे भी पुलिस के द्वारा संवाद किया जा रहा था। जुमे की नमाज को लेकर कोई भी किसी तरह का विरोध प्रदर्शन ना कर सके, इसको लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार सड़कों पर थी। अब मुजफ्फरनगर में जो जुमे की नमाज है शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है। यूपी के कई शहरों में जुमे की नमाज से पहले अलर्ट जारी किया था। पुलिस और प्रशासन की सख्ती के चलते किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई और इस शुक्रवार को भी जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। उम्मीद है माहौल जल्द से जल्द सामान्य हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बरेली में बवाल की साजिश रचने वाले तौकीर रजा और उसके करीबियों पर योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। इस बार बरेली विकास प्राधिकरण ने तौकीर के करीबियों के बारात घर, एसबी गार्डन और जिम को सीज कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। बरेली में बवाल की साजिश रचने वालों पर योगी सरकार का लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है। 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर जुमे की नमाज के बाद बवाल के आरोपियों पर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। गुरुवार को बरेली विकास प्राधिकरण ने बवाल के आरोपी और मौलाना तौकीर रजा के 2 करीबियों के ठिकानों को सील कर दिया। बरेली विकास प्राधिकरण ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी और बवाल के आरोपी मुमताज अली का बारात घर, एसीबी गार्डन सील कर दिया। वहीं तस्लीम का आर्मफिट जिम और 2 दुकानों को भी सील कर दिया गया। बरेली में बवाल के बाद अब प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा है। पुलिस प्रशासन आरोपियों पर एक्शन लेने में लगा है। जहां पुलिस गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाई में जुटी हुई है, तो वहीं जिला प्रशासन और बरेली विकास प्राधिकरण आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने या उन्हें सीज करने में लगा हुआ है। किस प्रकार की कार्रवाई की गई और किसकी संस्थान ने जिन पर ये कार्रवाई की गई? एसबी गार्डन मुमताज अहमद का है, उसमें सीलिंग की कार्रवाई की गई है और एक जिम था मुस्तकीम का, उस पर भी मतलब सीलिंग की कार्रवाई की गई है। कितनी भूमि है और किस प्रकार इन्होंने अवैध? लगभग 1000 वर्ग मीटर जमीन है और ये इन्होंने मतलब अवैध तरीके से बनाया हुआ है इसको।
बिना नक्शा पास कराए हुए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभी और क्या कार्रवाई हो रही है? ये हमारी नियमित कार्रवाई है। ये मतलब जहाँ पर भी कोई इस तरह के अवैध कब्जे मिले उसके खिलाफ कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। बरेली विकास प्राधिकरण ने आज नगरिया, परीक्षित और शांतिनगर, इज्जत नगर में मुमताज अली के लगभग 3000 वर्ग में बने बारात घर एसीबी गार्डन को सीज कर दिया। मुमताज अली 26 तारीख को हुए बवाल में आरोपी है, तो इसी के साथ बरेली विकास प्राधिकरण ने इज्जत नगर क्षेत्र में 2000 स्क्वायर फीट में बने एक जिम और 2 दुकानों के साथ लिंटर का सामान और खाली पड़ी जगह को सील कर दिया। जिम दूसरे आरोपी तस्लीम का है और उस पर भी दंगे के आरोप हैं। बरेली विकास प्राधिकरण के ओएसडी ने बताया कि एएसबी गार्डन और जिम को सील कर दिया गया है। बरेली हिंसा को लेकर बरेली जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। ताजा कार्रवाई तौकीर रजा के करीबी मुमताज अली के मैरिज लॉन को सीज करना है। एसबी गार्डन नाम का मैरिज लॉन सीज किया गया। इसके अलावा तौकीर का ही करीबी तस्लीम, जो इस मामले में आरोपी है, उसके आमफिट नाम के एक जिम को भी सीज कर दिया गया। इसके अलावा 2 दुकानें भी बरेली जिला प्रशासन ने सील की हैं। अब अगर गिरफ्तारियों की बात करें तो अब तक इस मामले में 88 लोगों को गिरफ्तार किया जा सका है और लगातार वीडियो फुटेजेस और एविडेंसेस के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त कर उनके खिलाफ भी बरेली पुलिस कार्रवाई कर रही है। 26 सितंबर को हिंसा के बाद से तौकीर रजा और उसके करीबियों पर लगातार प्रशासन का एक्शन जारी है। ऐसे में लग रहा है कि तौकीर की मुश्किलें फिलहाल कम होने वाली नहीं हैं। फिर रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। और दिवाली से पहले सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में पाकिस्तान के आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। इस बार आईडी ब्लास्ट का प्लान है और निशाने पर है पंजाब पुलिस के ठिकाने। ये रिपोर्ट भी आपको। दिवाली आने वाली है और त्योहार से पहले पंजाब में आतंकी हमले का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से जानकारी मिली है कि खालिस्तान आतंकी संगठन और पाकिस्तान के आईएसआई मिलकर हमले की साजिश रच रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ, उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत से बदला कैसे लिया जाए। उसकी हर साजिश को भारतीय एजेंसियां नाकाम कर रही हैं। ऐसे में अब आईएसआई ने खालिस्तानी आतंकी संगठनों से हाथ मिला लिया और उसका टारगेट है पंजाब। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से ऐसी खबर मिली है कि इस बार आईईडी ब्लास्ट की साजिश रची जा रही है और इस बार निशाने पर पंजाब पुलिस के ठिकाने हैं। त्योहार से पहले पंजाब को दहलाने का प्लान बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने बनाया है और पाकिस्तान आईएसआई भी इसमें शामिल है। आतंकियों की पूरी कोशिश है कि पंजाब पुलिस एस्टेब्लिशमेंट और फोर्स के ठिकाने पर आईईडी ब्लास्ट किए जाए। पंजाब पुलिस के अधिकारी, पंजाब पुलिस के थाने और चौकियां हमेशा से खालिस्तानी आतंकी संगठनों के निशाने पर रहे हैं। इससे पहले खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया ने पंजाब पुलिस पर 16 आतंकी हमले करवाए थे। हालांकि उसे अमेरिका में पकड़ लिया गया था। सेंट्रल एजेंसियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में पंजाब पर मंडरा रहे आतंकी साए को लेकर ये महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया गया है। अभी 2 दिन पहले ही कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार पंजाब के रहने वाले 2 युवकों से सेंट्रल एजेंसियों की पूछताछ में भी बड़ा खुलासा हुआ था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरविंदर उर्फ गग्गू और संदीप के रूप में हुई। सेंट्रल एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपियों को विदेश में बैठे हैंडलर्स ने पंजाब के अलावा कुरुक्षेत्र जिले में किसी पुलिस थाना या चौकी पर हैंड ग्रेनेड से धमाका करने का टारगेट दिया था। दोनों के कब्जे से हरियाणा पुलिस ने 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। पंजाब में हैंड ग्रेनेड दोनों गिरफ्तार युवकों को सीमा पार से मिले थे। सेंट्रल एजेंसियां फिलहाल दोनों गिरफ्तार युवकों से पूछताछ कर रही हैं। अब इस नए अलर्ट के बाद पंजाब पुलिस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और खालिस्तानी आतंकी संगठनों के अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की हर एक गतिविधि पर पैनी नजर है। पंजाब से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक आरएसएस प्रचारक के साथ मारपीट हो गई। विवाद 2 बाइक की टक्कर से शुरू हुआ और सांप्रदायिक रूप लेने लग गया। पुलिस ने किस तरह से मामले को शांत कराया और 5 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई, देखिए। मध्य प्रदेश के बैतूल से आरएसएस के प्रचारक से पिटाई का मामला सामने आया। 2 पक्षों के बीच बाइक की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद पहले तो बहसबाजी हुई और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। दरअसल 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई,
जिसमें से एक बाइक आरएसएस स्वयंसेवक की थी। दूसरी बाइक पर सवार 2 युवकों ने स्वयंसेवक के साथ मारपीट की। फिर दोनों पक्षों की तरफ से भीड़ जमा होने लगी। इस बीच कुछ युवकों ने आरएसएस प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ भी जमकर मारपीट कर दी। देखते देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। विवाद को सांप्रदायिक तनाव का रूप देने का प्रयास होने लगा। दोनों पक्षों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और फिर थाने के सामने टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। घटना से पूरे नगर में हड़कंप मच गया और साप्ताहिक बाजार होने से मुख्य मार्ग पर भी अफरा तफरी मच गई। इधर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर विरोध जताया। वहीं मुख्य मार्ग पर बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि प्रशासन ने तनाव को बढ़ते देख पूरे जिले से पुलिस फोर्स बुलाकर तैनात कर दिया। हिंदू संगठनों ने 2 घंटे तक मुल्ताई थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़ गए। पुलिस ने फिर तत्काल ही उन 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया जिनकी वजह से मामले ने तूल पकड़ा था। बाद में थाने में सभी पक्षों की बात सुनी गई और विवाद को सुलझाने की बात पर सहमति बनी। इसके बाद कहीं जाकर मामला फिलहाल शांत हुआ। एसपी वीरेंद्र जैन ने मुल्ताई थाने के टीआई को लाइन अटैच और 2 सब इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। मुल्ताई नगर में आरएसएस के जिला प्रचारक के साथ हुए विवाद के बाद बनी स्थिति को देखते हुए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। अब इस आदेश के लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और यूपी में लगातार बदमाशों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। योगी की पुलिस अब रुकने वाली नहीं है। बदमाशों का अब चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। मेरठ में 3 घंटे में हुए 3 एनकाउंटर, देखिए ये। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक रात में 3 मुठभेड़। बदमाशों की हर गोली का जवाब पुलिस ने गोली से दिया। नतीजा, बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे 5 बदमाश बीच रास्ते में ही जवाब दे गए। पहली मुठभेड़ खरखोदा थाना इलाके में गोकश गैंग के उस सदस्य भूरे उर्फ भूरा से हुई जो पशुओं को काटकर उनका मीट और खाल बेच रहा था। खरखोदा पुलिस ने भूरे की घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फिर क्या था, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पैर में गोली लगने से बदमाश भूरा घायल हो गया। ये संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया। पुलिस टीम द्वारा इस व्यक्ति की चेकिंग करने का प्रयास किया गया, जिसको तोड़कर ये व्यक्ति भागा और इसने पुलिस पार्टी पर फायर खोल दिया। आत्मरक्षार्थ जब पुलिस टीम ने इस पर फायर किया तो इसके पैर पे, दाहिने पैर पर गोली लगी है। दूसरी मुठभेड़ नौचंदी मैदान में हुई। गोलियों की आवाज थमी तो पता चला कि यहाँ 25 हजारी सुहेल पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। 16 जून को हापुड़ अड्डे के पास हुई कपड़ा व्यापारी जुनैद की हत्या में उसका नाम था। नौचंदी पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर डाली। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और पैर में गोली लगने से सुहेल घायल हो गया। नौचंदी में एक जुनैद नामक व्यक्ति की हापुड़ अड्डे के पास हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसमें नौचंदी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था, क्राइम नंबर 216/25। उसी अभियोग में कुछ लोग 4 लोग ऑलरेडी जेल भेजे जा चुके हैं। ये सुहेल उर्फ सुहेली पुत्र अफसर जो है, ये थाना क्षेत्र लिसाड़ी गेट का निवासी है। ये इसमें वांछित चल रहा था। इस पे ऑलरेडी 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। आज चेकिंग के दौरान अचानक इसको स्कूटी से आता हुआ देख पुलिस द्वारा इसे पहचान लिया गया। इसके द्वारा भी जब पुलिस से घिरता हुआ अपने आप को पाया गया तो इसने तत्काल पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस द्वारा पलटकर जवाबी कार्रवाई की गई आत्मरक्षार्थ। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। इसे इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। 2 मुठभेड़ के बाद भी मेरठ पुलिस नहीं थमी। परतारपुर इलाके में बाइक सवार 3 बदमाशों से पुलिस का आमना सामना हो गया। दोनों तरफ से गोलियां चली। पुलिस की गोली पैर में लगने से बदमाश प्रिंस घायल हो गया, जबकि उसके साथी आशु और विकास को पुलिस ने घेराबंदी करके धर दबोचा। तीनों बदमाशों ने 8 अक्टूबर को एक व्यक्ति को तमंचा दिखाकर 25,000 रुपए की नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया था। दौरान चेकिंग एक बाइक पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस द्वारा हाथ से रुकने का इशारा किया गया। इशारा देखकर बाइक सवार ने बाइक तेजी से महरौली गांव की तरफ मोड़ दी, जिसका पुलिस ने पीछा किया। खुद को घिरता हुआ देख बाइक सवार एक व्यक्ति ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की,
जिसके आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। मेरठ में अपराधियों पर खाकी कहर बनकर टूट रही है। एक रात में 3 मुठभेड़ में 5 बदमाशों के पकड़े जाने से साफ है कि पुलिस का ऑपरेशन सफाया अब और तेज होगा। मेरठ से सनुज शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।